51। एक साल। एक ऐसी बगावत जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है एक चिंगारी की और उस बारूद के ढेर की जो 100 सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। और जब वो चिंगारी भड़की तो पूरे उत्तर भारत को अपनी लपटों में ले लिया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब सिर्फ एक अफवाह, एक अकेली अफवाह एक इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर कैसे ला सकती है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक चिंगारी से। वो चिंगारी थी एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल के कारतूस। अब देखिए, इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले उनके कागज को दांतों से फाड़ना पड़ता था। और बस यहीं से एक अफवाह फैल गई। अफवाह ये कि इन कारतूसों पर लगी चिकनाई गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। सोचिए जरा, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये दोनों धर्मों के सिपाहियों के ईमान पर सीधा हमला था। पर जैसा कहते हैं ना, एक चिंगारी से इतनी बड़ी आग नहीं लगती जब तक कि बारूद का ढेर पहले से तैयार ना हो। और वो बारूद, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। गुस्सा, शिकायतें, जुल्म, सब कुछ। तो आखिर क्या क्या था इस बारूद के ढेर में? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो बस एक ही मकसद था, भारत को निचोड़कर इंग्लैंड की तिजोरियां भरना। उन्होंने यहां के कारोबार को तबाह कर दिया। कारीगरों को मजबूर किया गया कि वो अपना सामान कौड़ियों के दाम बेचें। ढाका के वो मशहूर बुनकर, जिनके मलमल की दुनिया दीवानी थी, वो इस कदर बर्बाद हो गए कि कहा जाता है उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ अपने अंगूठे तक काट लिए थे। और ये लूट सिर्फ शहरों तक नहीं थी, गांवों में तो हालत और भी बदतर थी। कंपनी ने जमीन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। फसल हो या ना हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और इसके लिए बेचारे किसान साहूकारों से कर्ज लेते और फिर एक ऐसे जाल में फंस जाते जिससे निकलना नामुमकिन था। पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज, और आखिर में जमीन भी हाथ से चली जाती थी। अब दिलचस्प बात यह है कि गुस्सा सिर्फ गरीबों में नहीं था। भारत का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो अमीर लोग थे, वो भी नाराज थे। क्यों? क्योंकि मुगलों के जमाने में या राजाओं के राज में भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद मिलते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आते ही सारे बड़े पद अपने लिए रिजर्व कर लिए। अब कितना भी काबिल भारतीय क्यों ना हो, उसे एक नौसिखिए अंग्रेज के नीचे ही काम करना पड़ता था। कवि, पंडित, मौलवी, सबकी इज्जत और रोजगार सब छिन चुका था। और फिर लॉर्ड डलहौजी ने आकर तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। उनकी हड़प नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक कई रियासतों को झूठे बहानों से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इससे झांसी की रानी जैसे शासक अंग्रेजों के जानी दुश्मन बन गए। और जब 1856 में अवध पर कब्जा हुआ तो सिपाहियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि ज्यादातर सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। तो चलिए अब सीधे आते हैं उन पर जो इस विद्रोह की रीढ़ थे, यानी कि सिपाही। उनकी अपनी शिकायतों की लिस्ट भी कुछ कम लंबी नहीं थी। सोचिए, तनख्वाह मिलती थी महीने के 7 से 9 रुपए। इसी में खाना भी है, वर्दी भी है और अपना सामान ढोने का खर्चा भी। ऊपर से रोज रोज का अपमान। पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी एक भारतीय सिपाही ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन सकता था, जबकि कोई भी नया अंग्रेज लड़का आकर सीधा उनका अफसर बन जाता था। और इन सबसे ऊपर था एक डर, एक गहरा डर कि अंग्रेज उनका धर्म छीनना चाहते हैं। ईसाई मिशनरियों को खुली छूट थी धर्म परिवर्तन कराने की। सिपाहियों को माथे पर तिलक लगाने या दाढ़ी रखने से रोका जाने लगा। और फिर 1856 में एक कानून आया कि सिपाहियों को समंदर पार भी लड़ने जाना पड़ेगा, जिसे उस जमाने में काला पानी पार करना कहते थे, और धर्म के खिलाफ मानते थे। मतलब हर तरफ से उनके विश्वास पर हमला हो रहा था। तो अब तस्वीर साफ है, बारूद का ढेर तैयार था और चिंगारी भी लग चुकी थी। अब बस उस आग को भड़कना था, और देखते ही देखते वो आग एक ऐसी ज्वाला बन गई जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे अकेले अपने अफसरों के खिलाफ खड़े हो गए। फिर 24 अप्रैल को मेरठ में 90 सिपाहियों ने उन नई कारतूसों को छूने से भी इनकार कर दिया। 9 मई को इनमें से 85 सिपाहियों को सरेआम बेइज्जत करके 10-10 साल की कैद सुना दी गई। और बस अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की पूरी छावनी ने बगावत कर दी, अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा लगाकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया।
और यही वो पल था जब ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक बगावत बन गया। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे, वहां के सिपाहियों को अपने साथ मिलाया और मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। अब लड़ाई सिर्फ कारतूसों की नहीं थी, अब मकसद था अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये तो अंग्रेजी राज के हर निशान पर हमला था। सरकारी खजानों को लूटा गया, अदालतों, जेलों, थानों को आग लगा दी गई। सबसे ज्यादा निशाना बने साहूकारों के बही खाते, जिन्हें जलाकर किसानों ने एक झटके में खुद को कर्ज से आजाद कर लिया। ये ब्रिटिश सत्ता की हर निशानी को मिटा देने की कोशिश थी। इस विद्रोह की जो एक सबसे खास और असाधारण बात थी, वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू और मुस्लिम विद्रोही कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और एक साथ जान दी। सोचिए, हिंदू सिपाहियों ने एक मुस्लिम बादशाह को अपना नेता माना और विद्रोह के दौरान कई जगहों पर हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए गो हत्या पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब हर बड़ी लड़ाई के कुछ हीरो होते हैं, कुछ चेहरे होते हैं। 1857 की इस बगावत के भी कई बड़े चेहरे थे जिन्होंने अलग अलग इलाकों में इस आंदोलन को लीड किया। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही नायकों से। दिल्ली में नाम भले ही बादशाह बहादुर शाह जफर का था, लेकिन बगावत की असली कमांड थी एक मामूली सूबेदार बख्त खान के हाथों में। वो बरेली से अपनी टुकड़ी लेकर दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने ही सैनिकों की एक कमेटी बनाकर पूरे प्रशासन को संभाला। उधर कानपुर में मोर्चा संभाल रखा था नाना साहेब ने, जो आखिरी पेशवा के गोद लिए हुए बेटे थे, और उनके साथ थे उनके सबसे काबिल सेनापति तात्या टोपे। तात्या टोपे अपनी गुरिल्ला लड़ाई के लिए इतने मशहूर हुए कि वो अंग्रेजों के लिए एक जीती जागती किंवदंती बन गए थे। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने उनकी रियासत छीन ली तो वो मर्दों के लिबास में हाथ में तलवार लेकर मैदान जंग में कूद पड़ी। उन्होंने ऐसी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि वो आज तक हिम्मत और देशभक्ति की एक मिसाल हैं। बिहार के आरा में एक और गजब के लीडर थे, 80 साल के कुंवर सिंह। इस उम्र में भी वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। उन्होंने सिपाहियों और आम लोगों को ऐसे एक साथ जोड़ा कि अंग्रेज भी उनकी काबिलियत का लोहा मानते थे और उनसे खौफ खाते थे। तो ये सब तो हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये था क्या? एक सिपाही विद्रोह या कुछ और? 150 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि 1857 के इस घटना को आखिर क्या नाम दिया जाए। देखिए, मोटे तौर पर 3 नजरिए सामने आते हैं। शुरू में अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा करने की कोशिश की। दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और आजकल के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, शुरुआत सिपाहियों ने की थी, लेकिन ये बहुत जल्द एक बड़ा जनविद्रोह बन गया जिसमें किसान, जमींदार, कारीगर सब शामिल हो गए। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, 1857 क्या था? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह, एक बड़ा जन विद्रोह, या फिर भारत की आज़ादी का पहला संग्राम? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, और यही इस महान घटना की सबसे बड़ी विरासत है कि ये आज भी हमें सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करती है।